I've given my introduction. So आज हम यहाँ हैं क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ इस वर्कशॉप में जो आपको अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने में हेल्प करेगी। बेसिकली आप कुछ ऐसी चीजें इस वर्कशॉप से लेकर जाएंगे जो आपको एज अ बेटर पर्सन, बेटर इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ बनाने में हेल्प करेगी। और व्हाट विल बी योर टेकअवेज फ्रॉम दिस वर्कशॉप, वो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा आफ्टर दिस वर्कशॉप कि आपने व्हाट आर योर टेकअवेज फ्रॉम दिस वर्कशॉप। आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं और आप जब अपना फीडबैक मुझे देंगे आफ्टर दिस वर्कशॉप, उसके साथ आप बता सकते हैं कि व्हाट आर योर टेकअवेज फ्रॉम दिस वर्कशॉप। और मैं ट्राई करूंगा इस वर्कशॉप को बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलने की, ताकि आप लोग समझ पाए। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी बीच में लगता है इंटरप्शन और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे बीच में मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इफ यू कैन सी हियर इन द स्लाइड, obesity in India. Can everyone see my screen share well? आप thumbs up करके बता सकते हैं। Can everyone see? Great, great. So अगर मैं इंडिया की बात करूं तो over 500 million people in India are overweight, with 135 million are obese in this country. I'm not here to scare you. मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, but this is the real figure. ठीक है, इंडिया हैज अ सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट नंबर है डायबिटीज पेशेंट्स का। इतने लोग, और ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये नंबर रुक नहीं गया है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है डे टू डे। नाउ 1 in 6 people with diabetes in the world is from India. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो every 6th people is Indian to be a diabetic person. Now ये क्यों हो रहा है? ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। फर्स्ट थिंग, प्रोसेस्ड फूड्स जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल, उसकी वजह से, प्लस हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। अभी क्या है कि हम लोग पसंद ज्यादा करते हैं कि हम लोग बैठे रहे, एंड ट्रस्ट मी, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप लोग बैठे हैं पूरा दिन, आपकी लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी है, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू आर स्मोकिंग मोर देन अ पैकेट ऑफ अ सिगरेट if you are a non-smoker as well. So मैं आपको इसमें यही सजेशन दूंगा कि make yourself और make some changes in which you आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हटकर अपना, मुझे पता है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है या फिर लॉकडाउन खुल भी गया है कई जगह पे, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा मोस्टली लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, द वर्किंग पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन हम उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि हम सेडेंटरी ना रहे, बैठे ना रहे, चलते फिरते रहे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहे अपने वर्क के साथ साथ। नाउ एक और सबसे बड़ा रीजन है इस जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए इतने अनफिट होने का, ओबीस होने का और ओवरवेट होने का, एक और सबसे बड़ा रीजन है विच इज लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। मैं एजुकेशन की, आपकी नॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात कर रहा हूं। एक नॉर्मल पर्सन के पास न्यूट्रिशन एजुकेशन लैकिंग है हमारी कंट्री। या तो हम प्रायोरिटी नहीं देते हैं हेल्थ को, में भी हमारे पास और बहुत सारी इतनी सारी टेंशन होती है कि हम उसको लेकर के हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करते। ठीक है, वी थिंक ऑफ अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर किड्स, आवर लव्ड वंस, बट हम अपनी हेल्थ के बारे में कहीं ना कहीं लैक करते हैं प्रायोरिटी देने में। सो फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, प्लस अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एज अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा उनको खाना खिला रहा हूं, बट अगर मुझे ही न्यूट्रिशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हो सकता है जो मैं फूड उनको दे रहा हूं उनको कहीं ना कहीं हार्म कर रहा हूं। मैं क्या समझा पा रहा हूं आप लोगों को? Yes, of course. थैंक यू। सो बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे गोल्स क्या होते हैं फिटनेस की जब बात आती है? तो हमारे मेजरली गोल्स क्या होते हैं? लूज वेट और गेन वेट। क्लियर? यही होता है? थम्स अप और मे बी यस टू द चैट। यही होता है हमारे मेजरली। किसी ने वेट घटाना होता है या फिर किसी ने वेट कम करना होता है। मेजरली हमारे गोल्स यही होते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कि अपने गोल्स आप
इन चीजों से हटा के अगर आप रियलिस्टिक चीजों पे जो मैं आपको आज बताने वाला हूं उन चीजों पे आप अगर गौर करेंगे तो आप एक बिगर पिक्चर देख पाएंगे, बेटर प्रोस्पेक्टिव देख पाएंगे अपनी हेल्थ के लिए. So first thing, I want you to understand this thing कि do not idolize celebrities and models and athletes. सबसे पहले ना हमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा हेल्थ को देखने का. हम क्या करते हैं, हम किसी भी सेलिब्रिटी को देखते हैं और देखते हैं कि यार उसके सिक्स पैक है या फिर वो जीरो फिगर में है, तो यार मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए. तो हम अपने पहले ही अपने गोल्स इतने बड़े सेट कर लेते हैं और अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं. राइट? सही कह रहा हूं मैं? Am I right, guys? Yes, yes. Great. So हम अनरियलिस्टिक गोल्स देखते हैं और प्लस हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो सेलिब्रिटीज और मॉडल्स या एथलीट्स होते हैं वो अपनी, एथलीट्स की बात अभी मैं नहीं करूंगा, सेलिब्रिटीज और मॉडल्स की पहले मैं बात करूंगा कि वो एक पिक्चर शूट करने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर अपनी बॉडी को एक जगह पे दिखाने के लिए कभी कभी हेल्थ प्रोस्पेक्टिव को नीचे रख के और अपनी बॉडी के साथ इतनी हार्श चीजें कर लेते हैं जो कि सही नहीं है आपकी बॉडी. आपको एक बहुत ही लो फैट परसेंटेज मेंटेन करना इज नॉट हेल्दी फॉर. तो बेसिकली हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होगा सबसे पहले फिटनेस के लिए. वी शुड आइडलाइज रियल पीपल. और मैं तो कहता हूं कि आइडलाइज खुद को करो ना. आप अपने आप को बेटर देखने का, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का स्टेप उठाओ, ना कि अपना बेसिकली किसी को आइडलाइज करके कि यार मुझे तो ऐसा बनना है. अभी क्या उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं अगर हम एथलीट्स, सेलिब्रिटीज या मॉडल्स को आइडलाइज करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा गोल होता है एक्सट्रीम डाइट्स पे जाना. या जो लोग हमें एक्सट्रीम डाइट्स बताते हैं, आज आप यूट्यूब खोल के देखिए, हर कोई बंदा बता रहा है आपको 7 दिन में इतने केजी लूज कीजिए, 10 दिन में इतने केजी लूज कीजिए और 15 दिन में 10 किलो लूज करो. हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसी चीजों को देख के ना, यूट्यूब पूरा वीडियो देखते हैं. बट इज दिस हेल्दी? या ऐसा सच में पॉसिबल है? या वो लोग आपके एक पिन पॉइंट जो कि फैट लॉस का एक आपका उसको कहते हैं ना दुखती रक्त जो आपकी है, वो पकड़ के उसको उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और अपने व्यूज इंक्रीज कर रहे हैं. एक्सट्रीम डाइट्स और स्टारवेशन से हमें बचना है. फैट डाइट्स फॉलो नहीं करनी है. फैट डाइट्स इज आप कीटो पे चले गए, आपको 1 महीना 2 महीना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप फ्रूट डाइट पे चले गए या फिर आप ऐसी किसी डाइट पे चले गए जो सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग टर्म तक. आप थोड़ा टाइम तो उसको कर लेंगे, बट व्हाट नेक्स्ट? आपने जो फैट लॉस किया हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा. एम आई राइट? सही कह रहा हूं? Yes, yes. When we ask question, you can ask question, Manju ji, if you have any. अभी जैसे आपने ये बोला ना कि हमें किसी सेलिब्रिटी को या किसी मॉडल को आइडलाइज नहीं करना चाहिए. हाँ जी. तो जब तक हम बेसिकली किसी को आइडलाइज नहीं करेंगे, जैसे कि हमें कोई पर्सन अपनी लाइफ में अच्छा लगता है, वो हमारे लिए एक आइडल होता है, तो हम उसको आइडलाइज करते हैं ना कि मुझे इसके जैसा बनना है. मतलब हम उसके जैसा पूरा बन नहीं सकते, नॉट 100%, लेकिन हम एक आइडलाइज तो करके चलते हैं ना कि हाँ मुझे इसके जैसा लाइफ में बनना है. कुछ 10% ही अगर मैं इसके लिए इसके जैसा बन पाऊँ, तो किसी को तो आइडलाइज करके हम चलते हैं ना. जैसे अभी आप हंसोगे, मैंने पीछे वो देखती हूँ, एक बच्चों का डांस का प्रोग्राम आता है, तो शिल्पा शेट्टी को देखती हूँ, तो शी इज हैविंग अ वेरी गुड फिगर एंड एवरीथिंग. तो मैंने भी उसको आइडलाइज करा हुआ है कि चलो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती बिकॉज आई एम मेरी एज भी अभी इतना है, तो चलो मैं कम से कम कुछ तो इसके उसमें पहुंच सकती हूँ. तो वो जब तक मैं वो पिक्चर सामने नहीं रखूंगी, वो आइडलाइज पिक्चर सामने नहीं रखूंगी, तो मैं अपने टारगेट को कभी भूल जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी एक्सरसाइज नहीं करूंगी या कुछ. लेकिन जब वो उस पिक्चर मेरे सामने होएगी कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है या यहाँ तक कम से कम पहुंचना है, तो वो मैं रिकॉल कर पाऊंगी और वैसा अपने लाइफ में उस चीज को एक्टिवली मतलब उसमें ला पाऊंगी करने में. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग मंजू जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनपुट दिया विच इज वेरी गुड. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को आइडलाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे यार हम डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे. हमें कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना अपने सामने. अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कोई तो टाइम रहा होगा जब आप अभी जिस हेल्थ पोजीशन में है उससे बेटर रहे होंगे. ऐसा कोई तो आपकी लाइफ में पॉइंट आया होगा ना. सो व्हाई डोंट यू फर्स्ट आइडलाइज योरसेल्फ? क्यों ना आप ऐसे करें कि अपने अलमीरा जब आप खोलें
तो अपनी पिक्चर जिसमें आप बेटर वर्जन में थे वो लगाएं। मैं मना नहीं कर रहा हूं किसी को आइडलाइज करने में, बट हमें उसमें भी बहुत देखना पड़ेगा कि किसको आइडलाइज करना है, किसको नहीं करना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहने का सिर्फ यही था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत अच्छे भी हैं, बट बहुत सारे सेलिब्रिटीज, आई एम नॉट अगेंस्ट सेलिब्रिटीज, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं मैम जो अपनी बेसिकली एक फिगर को मेंटेन करने के लिए बहुत गलत रास्तों पे जाते हैं, ठीक है, स्टारवेशन में जाते हैं, बहुत भूखे रहते हैं, ठीक है। हमें अभी क्या है, उनकी बॉडी दिखती है, लेकिन उनके पीछे का जो वो लोग कर रहे हैं वो नहीं दिखता है ना। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, और मैं भी इस चीज को समझती हूँ कि आई एम इन द 51 ऑफ एज, तो मैं अब वो नहीं कर सकती जो कि मैं कभी यंग एज में कर सकती थी। एब्सोल्युटली। प्लस एक बात और है, अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी यंग एज में, अभी जो आपकी भी जो भी एज है, आप ऐसा नहीं है, आप बेटर वर्जन की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना, आप अपने आप को आइडलाइज कीजिए जो आप करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा आपका मेंटल बैरियर भी हो सकता है ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि एज से फर्क नहीं पड़ता, एज से फर्क पड़ता है, बट हमारे मेंटल बैरियर्स बहुत सारे होते हैं। मेंटल बैरियर्स एज इन, ऐसा हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार हम ना अभी 40 क्रॉस कर गए तो हमें अभी ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, या हमें हमारी ना एबिलिटीज ऑफ आवर बॉडी इज गोइंग टू रिड्यूस, ये हम पहले ही सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी सेलिब्रिटीज को आप जैसे कह रहे हैं ना कि आप किसी को, शिल्पा शेट्टी को आप फॉलो करते हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो डीमोटिवेशन भी हो जाता है। क्या होता है कि वो उसको देख करके अपना स्ट्रिक्ट डाइट कर देते हैं, स्टारवेशन मोड में चले जाते हैं, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, वो फॉलो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं। 1 महीना आपने बहुत हार्ड डाइट फॉलो कर ली, 2 महीना कर ली, उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे यू विल बैक टू नॉर्मल। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप उससे भी बुरे हो जाते हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ। जैसे ऐसा मैं आगे चलूंगा ना स्लाइड में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा ना, आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि मैं स्टारवेशन, हाँ जी। और अगर आपको फिर भी नहीं होता तो वी कैन टॉक आफ्टरवर्ड्स, नो प्रॉब्लम्स इन दैट। बेसिकली आई एम सेइंग कि एक्सट्रीम डाइट्स और स्टारवेशन को हमें अवॉइड करना। ओके। अभी थर्ड पॉइंट आप लास्ट में अगर इसमें देखेंगे, कैलोरी डेफिसिट। अभी आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है, सब लोग क्या है, कैलोरी डेफिसिट पे ध्यान देते हैं। कैलोरी डेफिसिट हम करेंगे, हमारा एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि ये कैलोरीज, हमने इतनी कैलोरीज खानी है अगर हमें अपनी बॉडी को चलाना है। अगर हम उससे उससे नीचे जाएंगे, कैलोरी डेफिसिट करेंगे, तो ही हम फैट लॉस कर पाएंगे। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या सिर्फ कैलोरी डेफिसिट करने से या करते रहने से आप हेल्दी हो जाएंगे? अभी आपको आगे पता चलेगा व्हाट आई एम रेफरिंग टू। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई कि आप सेलेब्स को फॉलो ना करें या करें, हमारे आइडियल गोल्स क्या होने चाहिए? हमारे आइडियल गोल होने चाहिए मोर स्ट्रेंथ, एक्टिव बॉडी, हमारे अंदर स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, एक्टिव बॉडी रहनी चाहिए हमारी, बेटर मोबिलिटी, हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज अगर हम 40-45 के हो गए या उससे ऊपर हो गए तो हमने जमीन से कुछ उठाया और हमारी बैक में पेन हो गया, दैट मीन्स यू आर लैकिंग इन मोबिलिटी, या डे टू डे फंक्शंस हमारे स्लो हो चुके हैं, ठीक है, या फिर हम पूरा दिन एनर्जेटिक नहीं रह पा रहे, तो दैट मीन्स वी आर लैकिंग समवेयर इन आवर न्यूट्रिशन। तो ये हमारे आइडियल गोल्स होने चाहिए बेसिकली, बेटर मोबिलिटी, एक्टिव बॉडी, डे टू डे फंक्शन शुड बी करेक्ट। हल्का वाला मास्क पहनो। सॉरी, हो गई गाड़ी तैयार? खोज ली उसने? स्टार्ट हो गई गाड़ी? आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज तो जब गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो you unmute to all. मैं म्यूट कर देता हूं सबको। सो अभी जितना भी मैंने आपको बोला उसका एक्शन प्लान क्या है, वे आउट प्लान क्या है? डाइट, क्या वो डाइट है या फिर हेल्थ है? जब भी मैं इस वर्ड को सुनता हूं ना, डाइट, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं। मैं आपको बताऊंगा क्यों। जब भी मैं इस वर्ड को सुनता हूं डाइट, मुझे इसमें से एक ही चीज नजर आती है, डाइट। और जब भी मैं इस वर्ड को सुनता हूं ना, विच इज हेल्थ, मुझे ये चीज नजर आती है, हील। इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्टारवेशन पे जाएंगे या उल्टी सीधी डाइट्स फॉलो करेंगे जो कि कुछ टाइम तक सस्टेनेबल है, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था कि हम लोग ना, बहुत सुनने में आता है, आप फ्रूट डाइट पे चले जाइए, आप एग डाइट पे चले जाइए, बहुत सारे चीजें सुनने में आती है, या फिर आप लिक्विड डाइट पे चले जाइए, बहुत
अटपटी सी चीजें सुनने में आती है। बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि या चीजें आप वो चीज करना जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। क्या ये शॉर्ट टर्म डाइट्स आपके लिए सस्टेनेबल है? डेफिनेटली नॉट। अभी एक पर्सन की आपके आगे फोटो दिख रही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये आपको फिट दिख रहा है बंदा? इज दिस पर्सन फिट? एनीवन वांट टू आंसर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थोड़ा बहुत फिट है, नॉट फुली फिट। ठीक है, और कुछ इनपुट्स? स्टमक नहीं ज्यादा निकला हुआ है, वो ठीक है। ऊपर से शोल्डर से भी अच्छे मतलब वो बने हुए हैं, बॉडी बनी हुई है, और वेट में भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी लग रहा है कि नॉट फुली फिट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी कैटेगरी है। ये जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है ना, स्लाइट इन टेंशन, मेरे को इसका मतलब समझ नहीं आया। मैं आपको ना जो आपको पिक्चर मैंने दिखाई है, इस कैटेगरी को बोलते हैं स्किनी फैट। इस बॉडी टाइप को बोलते हैं स्किनी फैट। स्किनी फैट का मतलब होता है कि आप पतले तो हैं, बट आप स्टिल, आपके अंदर जो फैट परसेंटेज है वो ज्यादा है। इसका मतलब भी आपको आगे और ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली ये जो कैटेगरी होती है ना, ये फिटनेस में नहीं आती है। आप कपड़े पहन के पतले तो दिखते हैं, बट फिट नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो हमारे आइडियल गोल्स होने चाहिए, इस टाइप के लोगों में थोड़ा स्ट्रेंथ नहीं रहता है, कम स्ट्रेंथ रहता है, वो डे टू डे फंक्शनिंग में थक जाते हैं और अपने कामों को प्रॉपरली नहीं कर पाते डे टू डे लाइफ में। इस कैटेगरी को बोलते हैं स्किनी फैट। अभी आपको आगे और क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सबको बीएमआई पता है? बीएमआई क्या होता है? एवरीवन नोज बीएमआई। बॉडी मेटाबॉलिज्म इंडेक्स, आई थिंक। मतलब आप अंडरस्टैंड करते हैं बीएमआई को कि बीएमआई क्या है? बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं बीएमआई। एवरीवन नोज इट। मैं फॉर्मूला किसी से नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, कि बीएमआई का क्या फॉर्मूला होता है, नहीं पूछूंगा। आई एम जस्ट आस्किंग, बीएमआई पता है? यस, नो, मे बी? यस, बॉडी मास इंडेक्स। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। बीएमआई आपको पता है, दैट्स गुड इनफ, क्योंकि हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। अभी बीएमआई एक ये चार्ट होता है बेसिकली, जिसमें एक साइड आपका हाइट दिया होता है और एक साइड वेट दिया होता है। हाइट के अकॉर्डिंग आपका इतना वेट होना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं? ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। यस। जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना बीच में, एक्चुअली मैं बीच में चैट चेक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। एंड ऑफ द सेशंस मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, ठीक है? तो आप प्लीज चैट बॉक्स में यस नो आप लिख सकते हैं, बट क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिए कि आप एंड ऑफ द सेशन लिखिए, क्योंकि मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बीच में कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, कुछ मिस आउट हो जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप योर क्वेश्चंस विद यू, राइट डाउन समवेयर, और मे बी यू कैन शूट अप एट द एंड। सो बीएमआई की बात कर रहा था मैं। हाइट के अकॉर्डिंग आपका इतना वेट होना चाहिए, ये हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, राइट? यस, नो? यस ग्रेट। यस यस। तो अभी मैंने एक पिक्चर दिखाई थी पहले। अगर सोचिए 1% के लिए कि वो इंसान जो मैंने दिखाया था, वो हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कैटेगरी में है, मतलब उसका बीएमआई नॉर्मलाइज है, तो क्या वो हेल्दी है? कंफ्यूज? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया? हो गया? अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम सही जा रहे हैं, इसका मतलब। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एवरीवन? हाँ जी, बताइए। हाँ जी हाँ जी। आप लोग मुझसे कॉन्वर्सेट करेंगे ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दैट मुझे पता चलेगा कि मैं अंडरस्टैंड, मतलब मैं अपनी बात को आप लोगों को समझा पा रहा हूं। सो अगर मैं आपको बोलूं कि ये बीएमआई का जो फॉर्मूला है, इट्स इनकरेक्ट। अभी आप लोग बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, इतने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं बीएमआई के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग आपका इतना वेट होना चाहिए, आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही नहीं है तो आप फिट नहीं है। ये इतने टाइम से हम सुनते आ रहे हैं। आज ये बंदा अपनी वर्कशॉप में बोल रहा है कि यार बीएमआई इनकरेक्ट है। क्या बातें क्या कर रहा है ये? ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? देयर आर रिसर्चेस, अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये रिसर्चेस अगर आप देखेंगे, बेसिकली एक न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, प्लस एक राइट हैंड साइड पे भी ये दो रिसर्चेज है, which says कि BMI is incorrect formula। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे है, क्यों है।
BMI का मतलब होता है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट, लेकिन मैंने जैसे बोला कि अगर आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट बराबर है लेकिन आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, आप डे टू डे फंक्शंस में लैक कर रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब्ड है, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज है, तो आप फिटनेस कैटेगरी में कहां से आए? BMI डज नॉट मेजर द एडिपोज टिश्यूज। जो आपका BMI होता है वो एक हाइट और वेट के अकॉर्डिंग सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो आपके अंदर कितने फैट टिश्यूज हैं जिसको हम एडिपोज टिश्यूज बोलते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक जस्ट एक फॉर्मूला है। और जिसने BMI बनाया था, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि वो पर्सन जो था वो एक फिजिशियन नहीं था, एक मैथमेटिशियन था। 19th सेंचुरी में बाय बेल्जियन के एक बंदे ने, लैम्बर्ट एडोल्फ करके उसका नाम था, उसने ये फॉर्मूला बनाया था BMI 19th सेंचुरी में। तो वो एक मैथमेटिशियन था, नॉट अ फिजिशियन। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि BMI कैसे इनकरेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया, BMI आपका वेट के अकॉर्डिंग एक चार्ट तो है, बट आपके हार्मोनल इश्यूज को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, प्लस आपके अंदर कितना फैट है, कितना मसल है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है एक बंदा BMI के मेजर्स में आ रहा हो बट वो फिट नहीं है, या फिर एक बंदा BMI के हिसाब से ओवरवेट या ओबीस दिखा रहा हो लेकिन वो बंदा फिट है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें मैं अपना एग्जांपल देता हूं। आई एम इनटू वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो मेरे मसल्स और बोन डेंसिटी जो है वो हैवी हो चुका है, मेरे बोन्स हैवी हो चुके हैं। बोन डेंसिटी, आप जब वर्कआउट करते रहते हैं, बहुत सारा वेट उठाते हैं ना, आपके बोन डेंसिटी हैवी हो जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आपके मसल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, फैट परसेंटेज कम हो जाता है। अब अगर मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट चेक करता हूं तो मेरा वेट हमेशा ज्यादा की तरफ आता है। उसका रीजन है क्योंकि मसल्स आर हैवियर एंड डेंसर देन फैट। जो हमारी मसल्स होती हैं वो फैट से हैवी होती हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात को? एवरीवन इज विद मी? यस यस, ये सुना हुआ है कि अगर आपकी बोन्स हैवी होती हैं तो आपका वेट ज्यादा आ सकता है। बोन्स ही नहीं, सिर्फ बोन्स ही नहीं, आपकी मसल। अभी क्या है, मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। हम 1 kg ऑफ आयरन लेंगे और 1 kg ऑफ कॉटन लेंगे, तो जो कॉटन का सर्कमफेरेंस होगा ना वो इतना बड़ा होगा 1 किलो कॉटन का, और 1 किलो आयरन का सर्कमफेरेंस सिर्फ इतना सा होगा। 1 किलो आयरन सबने देखा होगा, जो हम सब्जी वाला बाट यूज करता है, 1 किलो का इतना सा होता है, राइट। और अगर आप कॉटन को 1 किलो को आप मेजर करेंगे ना तो वो इतनी सारी होगी। इसका मतलब है कि मतलब मैं आपको ये एग्जांपल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि फैट जो आपका है, आप सपोज कीजिए कि वो कॉटन है और जो आपकी बॉडी में मसल है वो आयरन है। तो बेसिकली अगर आप 100 किलो का मस्कुलर बंदा देखेंगे वो आपको लीन दिखेगा, और एक 100 किलो का फैट बंदा देखेंगे तो आपको बहुत हैवी दिखेगा। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट इज द रीजन BMI इज अ रॉन्ग फॉर्मूला। आज से बहुत सारे लोगों का ना टेंशन मैंने कम कर दिया होगा, क्योंकि जो लोग अपना फैट अपना वेइंग स्केल पे वेट देखते थे ना और बोलते थे यार मेरा ना वेट ज्यादा है, तो उनका, मेरा ना हाइट के हिसाब से वेट ज्यादा है, तो उनका टेंशन आज कम हो गया होगा। वो लोग सोच रहे होंगे कि यार नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं फिट हूं, राइट। और शायद बहुत सारे लोगों का ना टेंशन बढ़ भी गया होगा, क्योंकि जिनका BMI नॉर्मल आता होगा ना तो वो अब सोचने लग गए होंगे यार हम सच में फिट है, BMI तो हमारा ठीक है बट हम फिट है क्या? सही कह रहा हूं मैं? समझा पा रहा हूं मैं आपकी अपनी बात को? आर यू गाइस विद मी? यस Yes, yes, yes. हम थोड़ा सा और तो नहीं हो रहे, राइट? नहीं, इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस यस, इट इज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स मैंने सारी बता दी। अभी क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाने लगा कि क्या सॉल्यूशन है। रिसर्चेस मैंने दिखा दी, तो आज से क्या है, हम सबसे पहले तो एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करेंगे। हम लोग अपना वेट मेजर करना बंद कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेट, अगर आपको कुछ मेजर ही करना है, अगर आपको अपनी प्रोग्रेस ही देखनी है ना, तो अपने कपड़े, आपके कपड़े आपका सच बोल देंगे। आपका घर में जो मिरर है वो आपको बताएगा, या पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं आप अपना बॉडी पॉस्चर और सर्कमफेरेंस देखने के लिए। बट वेट इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट योर हेल्थ, या अपनी हेल्थ या फिटनेस देखने के लिए वेट इज नॉट द राइट मेथड।
सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आपको सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, राइट? तो बहुत मैं आपको साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूं यहाँ, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। देयर आर टू टाइप ऑफ कार्ब्स। ये आगे आपको हेल्प करेगा आपके सॉल्यूशन की। मैंने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स कितने सारी है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप लोग बोलोगे तनुज आपने ये तो बता दिया यार, कैलोरी डेफिसिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, और स्टारवेशन मोड में नहीं जाना, डाइट को ध्यान करना क्या है। तो अभी करना क्या है वो बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सिंपल कार्ब्स, टू टाइप ऑफ कार्ब्स। अब कोई कहता है सबको पता है यार शुगर तो बेकार है, शुगर तो हमने छोड़ दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप सिंपल कार्ब्स के रूप में बहुत सारी शुगर खा रहे हैं। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, एक नूडल्स, 100 grams of noodles contains 4 tablespoons of sugar. That means glucose. हमारी बॉडी का मेन सोर्स है ग्लूकोज। हमारी बॉडी जिस पे चलती है ना, मेन एनर्जी सोर्स, दैट इज ग्लूकोज। लेकिन जब वो एक्सेस में हो जाता है, आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चलेगा वो हमारे साथ क्या क्या करता है और कितना बुरा करता है, आप सोच भी नहीं सकते। आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। अभी के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में शुगर बहुत कम होती है। आप देखें जो कि वेजिटेबल्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स, हमारे लेंटिल्स, लेग्यूम्स और हमारे कुछ फ्रूट्स जिनमें शुगर कम होती है। सिंपल कार्ब्स में शुगर बहुत ज्यादा होती है बेसिकली, जैसे कि हमारे राइस हो गए और किसी भी तरह की आपकी क्रीम, जो क्रीम नहीं, मेयोनीज और ये जो भी होता है आपका जंक फूड होता है, जितना भी बिस्किट्स हो गए और कॉर्नफ्लेक्स। आप राइट पिक्चर देख रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स बहुत हेल्दी समझ के कॉर्नफ्लेक्स को खाया जाता है, क्योंकि वो एडवर्टाइज इस तरीके से होता है, आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी। केलॉग्स, सॉरी मैं किसी कंपनी को यहाँ पे डीमीन नहीं कर रहा हूं, बट ऐसा होता है कि हमें कॉर्नफ्लेक्स की बहुत अच्छी सी एड दिखती है। थैंक यू मंजू जी फॉर स्विचिंग ऑन योर वीडियो। थोड़ा मुझे अच्छा लगा देख के, कॉन्वर्सेट करने में इजी होगा। हमें ना बहुत अच्छे से ऐड दिखाई जाती है यार कॉर्नफ्लेक्स, तो हमें लगता है कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, हम भर भर के खाते हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट चलूंगा, क्या रेफर करना चाह रहा हूं मैं इस स्लाइड से, आपको आगे पता चलेगा। अभी के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स। नाउ एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीआई इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी ग्लूकोज पे डिपेंडेंट है। अभी आप जो भी फूड खाते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, आपका ब्लड शुगर रेज करता है। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आई कैन सी मंजू जी इज मेकिंग नोट्स। थैंक यू सो मच मंजू जी फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन द वर्कशॉप। सो अभी क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। पूरा एक्शन प्लान इसी पे डिपेंडेंट है आज का, जो मैं आज समझाने वाला हूं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फूड ने कितना ब्लड शुगर और कितनी फास्टर ब्लड शुगर रेज किया, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर प्रोडक्ट का होता है वो। हायर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्स द प्रोडक्ट। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, वो प्रोडक्ट या वो फूड आपके लिए उतना ही खराब है, क्योंकि वो ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रेज कर रहा है। अगर हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ मैंने लिखा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिलो 55 कोई इंसुलिन रिएक्शन नहीं होता। अब इंसुलिन रिएक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हमारी पैंक्रियाज एक हार्मोन को सिक्रेट करती है विच इज कॉल्ड इंसुलिन। आपने सुना होगा, एम आई राइट? सुना है लोगों ने? तो हमारी बॉडी जो है, हमारा पैंक्रियाज जो है, वो एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन योर बॉडी। आपको आगे पता चलेगा कैसे। और इसके ही खराब होने से सारी बीमारियां हो रही हैं हमारे को, सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सिर्फ ये हार्मोन डिस्टर्ब होने से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं हमें, आगे बताऊंगा कैसे। अभी के लिए ये देखते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। जैसे ही हमारा ब्लड शुगर रेज होता है, हमारा पैंक्रियाज एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन। बेसिकली इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है और बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में एक ट्रांसपोर्टर है जो आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल तक पहुंचाता है। आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, हर सेल को न्यूट्रिशन, बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, साइंस में नहीं घुसूंगा। हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टर कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन पैंक्रियाज सिक्रेट करती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में फूड से आता है, उसको लेती है, उसमें से न्यूट्रिशन को लेती है और हमारे सेल्स के अंदर तक पहुंचाती है। अभी बिलो 55
अगर हमारे किसी फूड में ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो कोई इंसुलिन रिएक्शन नहीं होता है। 55 से 69 माइल्ड, थोड़ा सा रिएक्शन होता है। अबव 70 फूड्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। फास्ट इंसुलिन रिएक्शन, ब्लड ग्लूकोज को रेज करना। जितनी बार आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज रेज होगा उतनी बार पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ेगा। सिंपल, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? अभी अभी तक क्लियर है? क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंडेंट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है आज, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनीवन। अभी जैसे आपने बताया ना, क्या डेली रूटीन में क्या होता है कि खाना जो घर में जैसे राइस बनते हैं या कभी कभी चॉकलेट खाना, नॉट डेली लेकिन कभी कभी जैसे एक टुकड़ा खाने का मन करता है, तो वो सब भी हम बिल्कुल मतलब अवॉइड करें। मैं उस पे आऊंगा। हो सकता है आपको आपका आंसर जो है इसी वर्कशॉप के जो जितनी भी स्लाइड्स हमारी बाकी हैं उसमें मिल जाए। नहीं मिलेगा तो मैं उस पे आऊंगा। ओके गिव मी सम टाइम, ठीक है? आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो बेसिकली जितनी बार, फटाफट से क्विक रिकैप, जितनी बार हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर रेज होगा उतनी बार हमारा पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ेगा। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। तो अभी आप देखें, ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज 100, दैट इज वर्स्ट फॉर योर बॉडी। पॉपकॉर्न हम एक बार में बहुत सारे खा जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 79, बैड। कॉर्नफ्लेक्स सबसे बुरा फूड, 119 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब खाते ही ब्लड शुगर रेस, ठीक है? अभी देखिए सैलेड कितना अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20, या फिर वेजिटेबल्स, बिलो वेजिटेबल्स, पीनट्स 20। अभी इंसुलिन स्पाइक में आपको समझा दिया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको क्लियर हो गया आई गेस। इंसुलिन मैंने आपको समझा दिया, इंसुलिन होता क्या है, इट्स अ ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने के लिए। अभी वर्क ऑफ इंसुलिन समझा दिया मैंने कि ट्रांसपोर्टर है, न्यूट्रिएंट्स को आपके सेल के अंदर तक पहुंचाता है। अभी इंसुलिन स्पाइक कब होता है? जब जब हम कुछ सिंपल कार्ब्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या फिर कोई हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, हमारा इंसुलिन स्पाइक हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज एवरीवन, व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? ये क्या होती है? बहुत इजी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हमारा एक घर है, घर के बाहर हमने एक गार्ड बिठाया हुआ है डंडा लेके, ठीक है? अभी क्या है, हमारा जो घर का फूड सप्लाई है वो बाहर से आता है, विच इज ग्लूकोज। अब वो बाहर से एक बंदा ग्लूकोज लेके आ रहा है तो गार्ड उसको अंदर आने देता है, 2 बंदे लेके आ रहे हैं फिर भी आने देता है। पर 100 लोग जब ग्लूकोज लेके आते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है, दरवाजे को परमानेंट लॉक कर देता है, उसमें ऐसे लॉक्स लगा देता है जो परमानेंट है, जो कि फिर बहुत मुश्किल होती है खोलने में। वो गार्ड कौन है? वो गार्ड आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स है। बेसिकली वो घर क्या है, वो एक आपका सेल है, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो आपकी बॉडी में, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। आपका जो सेल है उसके बाद बाहर गार्ड खड़ा हुआ है, वो जो कि इंसुलिन रिसेप्टर जिसको बोलते हैं। ग्लूकोज लेकर आया, बाहर से ग्लूकोज आया, आपने कोई फूड खाया, ग्लूकोज आया, लेकिन जब बहुत बार दिन में ग्लूकोज आ रहा है और बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है तो उससे क्या होगा, जो आपका रिसेप्टर है इंसुलिन के लिए, जो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर है जो उसको एक्सेप्ट करता है, वो परमानेंट उसको बंद कर देगा एक्सेप्ट करना, उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। आप अगर यहां देखेंगे, एक्स एंड पेन्स, हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं किस वजह से? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इनएबिलिटी टू लूज वेट। आप एक प्लेटू हिट कर जाते हैं, आपका वेट उससे नीचे जाता ही नहीं है। फटीग, क्रेविंग्स ऑफ शुगर, ठीक है? कांस्टेंट हंगर, बार बार भूख लगती है यार, मैंने तो अभी खाया था फिर से भूख लग रही है, कांस्टेंट हंगर, एब्डोमेन फैट। Tanuj ji, I'm sorry. Can you please repeat once again what is insulin resistance? I'm so sorry, I missed out on it. नो प्रॉब्लम, Just quickly, yeah. वेरी क्विकली मैं करूंगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब बार बार हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रेट करता है, क्योंकि हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो सिंपल कार्ब्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो ग्लूकोज को बार बार हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में रेज कर रहे हैं, बहुत हाई क्वांटिटीज में। तो जब जब ग्लूकोज, मैंने पहले क्या बताया था, पैंक्रियाज का काम क्या है? इंसुलिन को रेज करना, मतलब इंसुलिन को रिएक्शन देना, इंसुलिन रिएक्शन करना, इंसुलिन को स्पाइक करना। तो बेसिकली जैसे ही कोई ग्लूकोज वाला फूड आया जिसमें ज्यादा ग्लूकोज है, हमारा पैंक्रियाज वर्क करेगा, इंसुलिन को स्पाइक करेगा, ठीक है?
अब अगर वो इंसुलिन को बार बार स्पाइक करता है तो उस वजह से वो इंसुलिन को स्पाइक करना बंद कर देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, विच इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक तरह की प्रॉब्लम होती है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम राइज होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। Yes, thank you. ग्रेट। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, इनएबिलिटी टू लूज वेट, हमारी बॉडी में बहुत पेन होते हैं, कांस्टेंट हंगर, क्रेविंग्स ऑफ शुगर, स्लाइड में आप देख सकते हैं, एब्डोमेन फैट इंक्रीज होता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इज वन ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम दिस पीसीओडी, बहुत सुना होगा आपने। एवरी थर्ड और फोर्थ वुमेन एंड गर्ल्स, छोटी छोटी बच्चियों को आजकल पीसीओडी हो रहा है। क्यों हो रहा है? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेजर रीजन, सारा रीजन नहीं बोलूंगा, बट मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाई कोलेस्ट्रॉल which goes to increase of fat storage, आपके बॉडी के अंदर विसरल फैट बढ़ता जाता है। ग्लूकोज एक लिमिट तक ही हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, उसके बाद उसका काम होता है उसको भेज देना आपकी लिवर में। लिवर भी एक लिमिट तक उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन रिसोर्स होते हैं हमारे लिवर में। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, आई एम सॉरी अगर हो रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लिवर एक लिमिट तक ग्लूकोज को स्टोर करता है, उसके बाद फैट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें लगता है यार हम खाना तो घर का खा रहे हैं, फिर भी हम मोटे हो जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने फूड चॉइसेस चेंज करने होंगे, हम इसलिए मोटे हो रहे हैं। वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। तो बेसिकली हार्मोनल इंबैलेंस में एक पॉइंट और आता है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस। अब एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, लेकिन अगर वो फीमेल्स में ज्यादा हो जाए तो भी वो हार्मफुल है। उसके भी बहुत सारे आगे रिजल्ट्स टू हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंसेस होते हैं। अगर मेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाए, सबको पता है, gynecomastia, which is called male boots, that is a problem which is called gynecomastia. ये एस्ट्रोजन की डोमिनेंस की वजह से होता है मेल्स में, which is again a hormonal imbalance की वजह से होता है। वो लो थायराइड, सबको थायराइड पता है आई गेस, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि यहाँ पर होता है, दैट्स वर्किंग, अच्छे से वर्क नहीं करता है। सो मेजर रीजन इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं। Tanuj, is diabetes also related to this insulin resistance? सारा डायबिटीज का ही अगर बार बार हमारी बॉडी ब्लड शुगर को रेज करेगी तो उससे क्या होगा, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज इज मेजरली हैपनिंग बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज, देयर आर 2 टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जेनेटिक भी होती है और पैंक्रियाज जिनका काम ही नहीं करता उनको होती है। टाइप 2 is basically majorly happening because of insulin resistance. तभी वो रिवर्सिबल होती है। हम अपने फूड को चेंज करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज एंड थायराइड इज रिवर्सिबल, इफ एनीबडी डजंट नो अबाउट इट। वो रिवर्सिबल इसीलिए होती है क्योंकि एक रीजन की वजह से होती है, वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अभी यार weight is also connected with thyroid. Is unmuted. So, सर आप अनम्यूट कर दो। Karishma ma'am is unmuted, I guess. Karishma ma'am, if you can mute yourself. Hari, please mute yourself. Tanuj, you can mute everyone. just give me a second. No, but I am not here. Yes, my PPT is open now. That's why. Give me a quick second. I'm just doing it. तो शुगर हमें पता है सबको कि इट्स हाईली एडिक्टिव। गिव मी अ क्विक सेकंड। शुगर हमें सबको पता है कि यार बहुत खराब चीज है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, सबको पता है यार शुगर बहुत खराब चीज है। मैं बोलूंगा शुगर एक एडिक्टिव व्हाइट पॉइजन है।
ये जितना आप खराब इसको सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा खराब है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। फर्स्ट थिंग, एक रिसर्च में पाया गया, स्टडीज में पाया गया कि इवन इट्स हाईली एडिक्टिव इवन मोर देन ड्रग्स। कोकीन से भी ज्यादा एडिक्टिव उसका नेचर पाया गया शुगर का। क्या होता है, ये एडिक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज क्या होता है कि हमारे जब हम शुगर खाते हैं ना, शुगर इनटेक करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो आपने सबने देखा होगा कि यार बहुत हैप्पी फीलिंग आती है, ठीक है, हैप्पी फीलिंग आती है। एक हैप्पी, बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट करती है हमारी बॉडी, जैसे कि डोपामाइन। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम शुगर खाते हैं, हैप्पी फील करते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से हमारा डोपामाइन विच इज हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हुआ होता है, उतनी ही तेजी से डाउन जाता है और हम डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। कॉर्टिसोल हमारी बॉडी रिलीज करती है विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब जब कॉर्टिसोल रिलीज होगा ना, आपकी बॉडी फैट लॉस तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएगी, और ज्यादा अगर कॉर्टिसोल बार बार रिलीज होगा आपकी बॉडी में, तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब शुगर क्या करता है? तीसरा काम, हमारी आर्टरीज में आपने सुना होगा प्लेग जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। सो वो काम हमें लगता था कि फैट का होता है, हम ज्यादा घी मक्खन खाएंगे तो हमें ये होगा, बट वो सबसे ज्यादा काम शुगर का होता है। फैट इज नॉट दैट बैड जितना आप उसको सोचते हैं। अभी वो उस पर भी मैं आगे आऊंगा, बट अभी के लिए आर्टरीज को ब्लॉक करता है, ब्रेन फंक्शनिंग एंड कॉजेज ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब होता है, यार क्या नाम बताया था उसने, मैं भूल गई या मैं भूल गया, मेरे को नाम याद नहीं रहते हैं, मेरे को नंबर्स याद नहीं रहते हैं, या फिर अभी कोई मेरे से कोई बात करता है, सुबह किसी ने कुछ बात बोली थी मुझे, मैं भूल गया, मैंने वो सामान घर पे कहाँ रखा था, भूल गया। सबके साथ होता है ना ये, यस नो एवरीवन, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ना। Yes, yes. Very often. ग्रेट Yes, Tanu. ग्रेट। सो ब्रेन फॉग बोलते हैं उसको। आई एम जस्ट रीडिंग द मैसेजेस, गिव मी अ क्विक सेकंड। उसको ब्रेन फॉग बोलते हैं। ब्रेन फॉग से बहुत से लोगों को ब्रेन फॉग होता है कि आप लोग भूल जाते हैं कि यार करना क्या था। ब्रेन फंक्शनिंग में आपके डिस्टर्ब करती है शुगर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको बता ही दिया हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है। मेजरली इंसुलिन आपको समझ में आ गया। कॉर्टिसोल मैंने बताया कि स्ट्रेस हार्मोन है। विटामिन डी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये है तो एक विटामिन, बट हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन काम करता है। तो सब लोग एक बार, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट। तो विटामिन डी से हमारे इम्यून सिस्टम पे और हमारी बहुत सारी बॉडी फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार आप सब लोग अपना विटामिन डी भी टेस्ट कराइए। अगर वो लो है तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग दैट, क्योंकि फूड से मिलना बहुत मुश्किल है, और सनलाइट में तो हम लोग जाते नहीं है, जिसका मेजर सोर्स होता है विटामिन, मतलब सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। तो बेसिकली सप्लीमेंट कई केसेस में करना पड़ता है, और अगर हम विटामिन डी प्रॉपर्ली नहीं लेंगे तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारी बॉडी में। ये भी बहुत लोगों को पता होगा। तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जो कि आपको पिछली स्लाइड्स में मैं बता चुका हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अब इसके ऊपर आएंगे हम। स्लीप, सबको हमारा ना स्लीप साइकिल होता है जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। तो आजकल वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है, जिसको हम 12 आवर्स सोना, 12 आवर्स जागना, इट्स कॉल्ड सर्कैडियन रिदम। आजकल वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। किस लिए डिस्टर्ब है? एक तो हम सनलाइट हमें इनफ नहीं मिलती है, ये भी एक रीजन है। प्लस हमारी बॉडी लो मेलेटोनिन प्रोडक्शन करने लग जाती है। मेलेटोनिन इज ऑल्सो हार्मोन। आप लोग सब परेशान हो गए होंगे, हार्मोन हार्मोन कर रहा है यार, कितने हार्मोन्स है? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन है, मोर देन 400 और 600 समथिंग लाइक दैट। इतने सारे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कुछ मेजरली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली सर्कैडियन रिदम जो है हमारी डिस्टर्ब होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द मेलेटोनिन प्रोडक्शन। मेलेटोनिन हमारा एक हार्मोन है विच इज स्लीप इंड्यूसिंग, जिससे हमें नींद आती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। मेलेटोनिन प्रोडक्शन नहीं होता, वो किस लिए नहीं होता? एक तो मोर यूज ऑफ गैजेट्स, वो आपको मेरी वीडियो में पता चल जाएगा कि हम सोने से पहले गैजेट्स देखते हैं, उसकी लाइट से क्या होता है, हमारी आईज जो होती है वो सिग्नल भेजती है मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ब्रेन को।
तो जब हम लास्ट टाइम तक लाइट देखते रहते हैं ना अपने गैजेट्स की, तो हमारी आईज को लगता है कि यार अभी भी दिन है, अभी भी डे लाइट है या सनलाइट है या डे लाइट है। इस वजह से वो सिग्नल ही नहीं भेजती है मेलेटोनिन प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हमें नींद आती है। तो बेसिकली हमें इंसोमेनिया, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और हमारी, जैसे कि मैंने लिखा है इसमें, मोर स्क्रीन टाइम डिस्टर्ब्स योर सर्कैडियन रिदम, which is very important for your body, and less sleep also disturb your growth hormone। ये भी सबसे मेजर हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपकी एजिंग होती है। बहुत सारे लोगों को फिक्र होती है ना, यार मैं एज हो रही हूँ या मैं एज हो रहा हूँ, एजिंग हो रही है। तो आपकी बॉडी, अब हम एक्टर्स की बात कर रहे थे, मैक्सिमम एक्टर्स टेक ग्रोथ हार्मोन। आपने वो सर्जरी का नाम सुना होगा, कौन सी सर्जरी होती है वो? आप में से कोई बताएगा मुझे? जो यहाँ आईज के यहाँ पे झुर्रियां हटाने के लिए ली जाती है, व्हाट डू यू कॉल इट? बोटॉक्स, राइट? एवरीवन, सब सो गए? Botox, I guess. Yes, Botox. yes. ओके, सो मैंने मेलेटोनिन की बात की थी, लेकिन मैं आई थिंक जूम के थ्रू मेलेटोनिन नहीं भेज सकता हूँ आपको, तो आपको स्लीप तो नहीं आनी चाहिए। जिनको ज्यादा नींद आ रही है दिन में भी, जैसे बहुत नींद आ रही है, सोना मतलब होता है कि सोते रहें, वो वो किस चीज का बेसिकली आपका एक्टिव लेवल या फिर आपकी बॉडी जो है, कलर्स वगैरह मतलब ना, that you can add later on also. करिश्मा मैम, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थोड़ा आवाज बीच में आ रहा है। Sorry, yes, please tell me. नो प्रॉब्लम। सो सोमैटोट्रोपिन एक हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं जिसको। अभी इसके कम होने से, जैसे कि मैंने बताया कि सब, अगर हमें प्रॉपर सर्कैडियन रिदम नहीं हमारी मेंटेन होगी, हम टाइम पे नहीं सोएंगे, तो सोमैटोट्रोपिन सप्रेस हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा हमारी बॉडी में। अब सोमैटोट्रोपिन क्या होता है? एक ग्रोथ हार्मोन होता है। सोमैटोट्रोपिन से क्या होता है? हायर लेवल, अगर वो ज्यादा अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में, हायर लेवल ऑफ बॉडी फैट, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डिक्रीज सेक्सुअल फंक्शन एंड इंटरेस्ट, फटीग आएगा हमें एंजाइटी और डिप्रेशन, सबको पता ही है एंजाइटी और डिप्रेशन मोस्ट ऑफ द पीपल को आजकल है। सो नहीं पाते हैं रात को, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, बॉडी फैट हायर हो जाता है इससे, फटीग, थकान, जिसकी अभी आप बात कर रहा था कोई, अभी बोला था कि दिन में भी नींद आती है, फटीग की वजह से भी होता है वो। ग्रेटर सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड, गर्मी और सर्दी बहुत ज्यादा लगने लगती है। मसल बॉडी का कम हो जाता है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना बॉडी का कम हो जाता है, और एबिलिटी टू एक्सरसाइज कम हो जाती है हमारी बॉडी की। एंड बोन डेंसिटी भी कम होती है बॉडी की, बोन्स वीक हो जाती हैं। ये सब हमारा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कम होने की वजह से होता है। सोमैटोट्रोपिन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ग्रोथ हार्मोन। एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताया गया है कि अप्रोक्सीमेट 10:30 के आसपास रात को से 1 AM, जो रात का पीरियड होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम आपका ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। अब अगर जो लोग लेट सोते हैं, 1 बजा देते हैं, 2 बजा देते हैं आजकल, तो आप सोच लीजिए कि आपका ग्रोथ हार्मोन डिप डाउन जा रहा है, या फिर अच्छे से प्रोड्यूस आपकी बॉडी नहीं कर पा रही है उसको, जिसके यंग बच्चे आजकल 5 बजे तक, 6 बजे तक जागते हैं, लेकिन फिर अपनी अगर नींद बाद में पूरी कर लेते हैं 7-8 घंटे की, तो वो डिफरेंस पूरा होता है या नहीं? प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो डिफरेंस जो आपकी रात की एक साइकिल है, जैसे कि मैंने बताया, उतना नहीं हो पाएगा। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन आपके बाद में भी प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन, बट मेजरली उस टाइम पीरियड पे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट टू कवर। ये लास्ट स्लाइड मैं करूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12:25। आई वुड नॉट वांट टू इंक्रीज द टाइम लिमिट। तो जैसे कि मैंने आपको फैट्स के बेनिफिट्स बताऊंगा, जो हम फैट हमारी डाइट में लेते हैं। आपके हॉर्मोन्स बनाने में सबसे ज्यादा हाथ होता है फैट का। हमारा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी फैट से ही बने हैं। हमारा ब्रेन जो है वो भी फैट से बना है, राइट? सो फैट इज नेवर अ कल्प्रिट। यस, सम ऑफ द फैट इज कल्प्रिट, जैसे कि ट्रांस फैट, जो कि रिफाइंड ऑयल्स में होता है, या फिर हमारे जंक फूड के अंदर होता है, चिप्स एंड ऑल दैट, ट्रांस फैट। कभी भी आप अपना वो पढ़ेंगे ना, पीछे का जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं आप, उसमें
इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसमें अगर ट्रांस फैट है मत खाइए उस प्रोडक्ट को। ट्रांस फैट जिस भी चीजों में है, ट्रांस फैट इज सबसे सबसे बुरा फॉर योर बॉडी। सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट, दो टाइप के और फैट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को जरूरत होते हैं, वो आप लीजिए। घी खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ खाना जरूरी है। अभी आज हम क्वांटिटीज और इन सब पे बात नहीं कर पाएंगे ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम। और फैट डज नॉट मेक यू फैट। आप फैट्स खाते हैं तो वो आपको फैट नहीं बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो उससे आपको मिलता है, लोगों का एक मिथ होता है कि यार हम ज्यादा फैट खाए ना हमारा कोलेस्ट्रॉल रेज हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल भी आपकी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी है, लेकिन सबसे ज्यादा फैट से ज्यादा आपको चीजें हार्म जो करती है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। सिंपल कार्ब्स, सो यू नीड टू, सो एंड ऑफ द स्लाइड्स, लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। आप सब लोगों से बात करना चाहूंगा मैं, गिव मी अ क्विक सेकंड। आप in the meanwhile you can ask questions now. Anyone want to ask questions one by one? We can go through the questions. So basically action plan आपका क्या रहेगा, एक बार मैं आपको एक लास्ट जो है वो बोल देता हूँ। Basically action plan आपका क्या रहेगा, you need to reduce the simple carbs from your diet. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप चावल खाना छोड़ दीजिए या रोटी खाना छोड़ दीजिए, but you need to reduce the quantities. Portion control is a major thing which you need to apply. अगर आपके घर में राजमा चावल बने हैं, बहुत नॉर्थ इंडियन बहुत फेमस फूड है राजमा चावल, छोले चावल, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव दैट, बट आप ये कर सकते हैं कि आप छोले ज्यादा खा के चावल इतने से खा सकते हैं। और बार बार नहीं, बेसिक हमारा प्रॉब्लम कहां पे होता है कि हम जो बार बार इंसुलिन को स्पाइक होने देते हैं, जो हम बार बार अपनी बॉडी को ग्लूकोज दे देते हैं सेवरल टाइम्स इन अ डे, वो एक प्रॉब्लम है। प्लस जब हमारा ग्रोथ हार्मोन, जब हमारा रात को इंसुलिन स्पाइक, जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो लो हो जाता है रात के टाइम पे। तो हम जो रात को हमारे को बहुत मतलब भूख लगती है और हम क्या करते हैं, रात को बहुत सारे कार्ब्स खा के हम सोते हैं। दैट इज अ कल्प्रिट। क्वेश्चंस प्लीज। तो ये जो मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा कुछ भी खाने से पहले ये क्या वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो भी है वो क्या इंडेक्स है वो, हाँ जी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाँ उसको नोट कर करके देख देख के जैसे खाती है। तो इतना भी ज्यादा मतलब हमें वो होना चाहिए एक्टिव उसके उसमें देख देख के ऐसे नोट कर करके। देखिए जो आप यूजुअल फूड खाते हैं ना अपनी डे टू डे लाइफ में, वो बहुत कमी है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है उनकी। तो एक बार अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस किस चीज का कितना है, आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक चार्ट भेज दूंगा, या फिर आप गूगल पे भी आपको चार्ट मिल जाएगा एक अच्छे सोर्स से, तो जिसमें आप हर फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेंशन होगा। ओके ओके, ठीक है ना। आप अगर उसको देखकर खाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपको कम से कम अपने फूड चॉइसेस के बारे में पता चलेगा कि आपको क्या फूड चॉइसेस बनानी है। अभी हमने दीक्षित जी का जैसे सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने हमें ये गाइड किया कि 2 पोर्शंस में आप डाइट लीजिए पूरे दिन में। एक बार मॉर्निंग में 55 मिनट्स में कवर करना है, और एक बार दोबारा जब भी आपने शाम को या 8 बजे 7 बजे। तो दैट वाज राइट, और उसमें कुछ चेंजेस करने की सो सॉरी बट मैं किसी की देखिए हर किसी के, वो भी एक डॉक्टर है, रिसर्चर है, तो अगर वो किसी बात पे कुछ बोल रहे हैं तो उनकी भी बात में कुछ ना कुछ होगा ही, ऐसा नहीं है। तो मैं किसी को डिमीन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि बार बार ग्लूकोज को रेज करना, उन्होंने भी अपनी बात में इंसुलिन को ही एक्सप्लेन किया था कि आपको इंसुलिन स्पाइक, तो बार बार एक ग्लूकोज को रेज करना इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। एनीवन? ये बोला जितनी बार आप खाते हैं उतनी जल्दी मतलब उतना इंसुलिन रेज होता है। जितनी बार भी आप कोई भी पोर्शन कुछ भी खाते हैं तो इंसुलिन उसमें रेज होता है। क्या है, इसमें आप चॉइसेस ऑफ फूड देख सकते हैं। अगर आप एंटायर डे में अगर आपको भूख लग रही है, मेरे हिसाब से स्टारवेशन करना इज बैड फॉर योर बॉडी। आप स्टार्व ना करें। अगर आपको मीनवाइल भूख लग रही है तो आप नट्स खा सकते हैं जिसका जीआई इंडेक्स बहुत लो होता है। आलमंड्स, एक भुज्जे चने होते हैं वो रख सकते हैं, या नट्स रख सकते हैं। वॉलनट्स है जिससे आपको गुड फैट्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 आपको मिलता है, और सीड्स हैं बहुत सारी, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, बहुत सारी सीड्स हैं, वो आप लोग इनटेक कर सकते हैं। या फिर आप नट्स खा सकते हैं विच इज हेल्दी फॉर योर बॉडी अगर आपको भूख लगती है। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका जीआई इंडेक्स रेज नहीं होगा, आपका आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे तो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा।
Anybody तो else? जब आई एम प्री डायबिटिक, तो फ्रूट्स का क्या रोल है लाइफ में हमारे, मतलब कितने उसमें लेवल तक लेने चाहिए? एक मिनट मैम, फ्रूट्स की जहां तक हम बात करें, फ्रूट्स आपको डेफिनेटली खाने जरूरी है, क्योंकि हमें मेजरली अपने हमारे विटामिन जो है वो फ्रूट से मिलते हैं. इट इज परफेक्टली ओके एंड यू शुड ईट सीजनल फ्रूट्स, बट अगेन पोर्शन कंट्रोल. पोर्शन कंट्रोल. हम एक फ्रूट खाने लगे तो बहुत सारा हमने खा लिया, या दिन भर हम फ्रूट ही फ्रूट खाए जा रहे हैं. हाँ, मैं आपको रात को सजेस्ट नहीं करूंगा फ्रूट्स खाना. बहुत लोगों की आदत होती है रात को खाना, क्योंकि कुछ फ्रूट्स से इंसुलिन स्पाइक होता है, बहुत सारे फ्रूट से नहीं भी होता है. वही मैं आपको बोला कि जीआई इंडेक्स चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ओके ओके, थैंक यू सो मच. तनुज, यस, क्या हर फूड आइटम में जीआई इंडेक्स होता है? Is Yes. there anything that does not have a GI index? नहीं, ऑलमोस्ट एवरी आइटम हैज अ जीआई इंडेक्स. ऑलमोस्ट क्या सभी आइटम्स में जीआई इंडेक्स होता है. आप प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, उसका और फैट्स का, जिन भी प्रोडक्ट्स में फैट्स है और प्रोटीन है उनका जीआई इंडेक्स लोअर होता है. प्रोटीन का भी जीआई इंडेक्स होता है, फैट्स का जीआई इंडेक्स सबसे ज्यादा लोअर होता है. प्रोटीन का भी जीआई इंडेक्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी जीआई इंडेक्स, सबका जीआई इंडेक्स होता है. तभी मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स, इसीलिए मैंने समझाया था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं, जितने भी दालें हो गई, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, so you should eat them a lot. 3 to 400 approximately grams of raw vegetables आपको खानी चाहिए हेल्दी रहने के लिए. 3 to 400 grams in a day. 300 से 400 ग्राम वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं. बहुत सारे लोग, हम सैलेड्स नहीं खाते हैं, फाइबर हमें नहीं मिलता, डाइजेशन प्रोसेस इसलिए हमारा वीक हो जाता है. Any more questions? हाँ, एक पर्सनल ओपिनियन आपसे लेना है. मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है, सो मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद हॉलोनेस फील होता है, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ सॉल्ट वाला फूड आइटम खाना चाहिए. जब भी मैंने डाइट पे स्विच करने की कोशिश की, अगर मैं कोशिश करूँ कि वन टाइम मील की जगह मैं सैलेड्स और सिर्फ दाल ले लूँ, तो वो मैं उस दिन सो नहीं पाऊंगी. मुझे वो रेस्टलेसनेस रहेगी कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया है. So what is the way out? Yes. आपकी एक देखिए स्पेशल कंडीशन की बात आपने कर दी. इट्स अ स्पेशल कंडीशन, आपका बीपी लो रहता है, तो आपको ऑब्वियसली उस टाइम पे अपना बीपी नॉर्मलाइज करने के लिए व्हाटएवर फूड इनटेक आपको करना पड़ेगा. बट कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपका लो बीपी को नॉर्मलाइज कर देते हैं. जैसे आप कॉफी है, अगर आप ब्लैक कॉफी पियेंगे विदाउट शुगर, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आपका नॉर्मल रहेगा, और बेसिकली आप अपने ब्लड क्या बोला था आपने भी, बीपी को, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं. तो बेसिकली अभी ये प्रॉब्लम अराइज कहां से हुई है, वो आपको रूट्स पे जाना पड़ेगा. रूट्स क्या है, जैसे मैंने समझाया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी एक जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से अराइज हुई प्रॉब्लम हो सकती है. एनी मोर क्वेश्चंस? Just one last question, Tanuj ji. As you said that high GI wale foods nahi khane chahiye. So how many times, like still we end up eating and now we'll take care. But how many times in a week is it okay? Like, is it okay if we have it once a week or something like that? कि वो भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, अब मैं आपको अपना कल्चर छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज योर फूड हैबिट्स एंटायरली. ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ये क्वेश्चन किसका था, इफ आई मे आस्क? आई थिंक महिमा. अच्छा, महिमा जी. आई थिंक नॉर्थ इंडियन, राइट? फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? No, from Maharashtra. फ्रॉम महाराष्ट्र. बट आपका भी जो अगर मैं बोलूँ आपके कल्चरल फूड्स रहे हैं, सबके कल्चरल फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स है ही है इंडिया में, अगर मैं बात करूँ, राइट? तो मैं कल्चरल फूड्स को छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बट आप एक लिमिट कर सकते हैं, एक बैलेंस कर सकते हैं. दैट इज द वे आउट. तो आप डेली बेसिस, That's what I'm asking, कि once a week is okay or what? absolutely, once a day is also okay, but again, how much you are eating, that is more important, and Portion control, yeah. you are eating that food of high glycemic index, that is important. All right. once a day भी आप खाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी कि चावल रोटी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है आप उसको छोड़ दीजिए. प्लस एक चीज और भी फैक्टर होता है जो कि बात करते करते मुझे याद आया, अगर आप सैलेड्स ऐड करते हैं अपनी डाइट में, तो अगर आप फूड के साथ, फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल कार्ब लिया, उसके साथ आप दाल या
चावल आपने लिए थोड़े से, उसके साथ आप दाल या फिर राजमा या छोले, whatever you are eating, and you are eating चावल in a less quantity, and that thing is a very high, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, plus you are adding fiber to it, salads to it, तो कहीं ना कहीं उसके टोटल फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। तनुज, मैं मॉर्निंग में एक अच्छा बाउल सैलेड का बना, जिसमें स्प्राउट्स भी होते हैं, ऑल रॉ सैलेड्स होते हैं मेरे, वो अगर मैं जैसे मॉर्निंग में एक पूरा बाउल ले लेती हूँ, तो अगर मैंने थोड़ा सा अपनी डाइट को, जैसे कुछ फ्रूट्स भी लिमिट में लिए उसके साथ ही थोड़े देर बाद, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत जैसे थोड़ी सी चॉकलेट या कुछ ऐसा मीठा, एक टाइम चाय में मीठा ऐसा ले लिया, तो क्या वो बेस जो मेरा मॉर्निंग में बन गया, उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? मतलब जैसे देखिए, दैट इज व्हाट आई हैव सेड अभी, कि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइम अपने इंसुलिन को राइज कर रहे हैं और आपका हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर कोई इंसान स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ कि बहुत वेट उसका या फैट उसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो उसको तो देखिए ज्यादा अभी मिमिक करना पड़ेगा ना, अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उनको ज्यादा मिमिक करना पड़ेगा। और दूसरे साइड पे जो एक बंदा है जिसका कम है या फिर नॉर्मलाइज है, तो उसको उस हिसाब से वो मैनेज करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। मैं एक ही वर्कशॉप में सब कुछ एक्सप्लेन, देयर आर लिमिटेशंस, आई एम सो सॉरी, बट यस यू कैन आस्क क्वेश्चंस पर्सनली एज वेल, नो इश्यूज इन दैट। एंड आपने जैसे बोला कि सैलेड्स खाना, स्प्राउट्स खाना इज वेरी गुड, बट प्रोटीन आपकी बॉडी में अपने फूड में, मील में डालना वो भी बहुत जरूरी है, प्रोटीन फूड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर वेजिटेरियंस पनीर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है ना, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो प्रोटीन का सबको ही पता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आई थिंक वी आर 10 मिनट्स अप फ्रॉम द टाइम। एनी क्वेश्चंस प्लीज? थोड़ा एंड की तरफ जाएंगे और यू कैन लीव योर फीडबैक्स इन द चैट बॉक्स, और पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग। व्हाट्सएप जो ग्रुप था उसमें भी आप अपने फीडबैक को मैसेज कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, या इंफॉर्मेटिव था आपके लिए, प्लीज मैसेज मी। मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा आपके लिए ऐसी वर्कशॉप्स बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने मैसेज में भी मेंशन किया था कि माय मोटिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, तो वो मेरा मोटिव रहेगा। तो आगे भी मैं आपके लिए वर्कशॉप्स लाता रहूंगा। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, फॉलो मी ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक का ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इंस्टाग्राम और यूट्यूब का लिंक मैंने पहले ही डाल दिया था, आई विल सेंड इट अगेन, ठीक है। तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, एंड आई कैन अश्योर यू, आई विल गिव यू द ऑल, जितनी भी आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी सारी रिसर्च बेस्ड, स्टडी बेस्ड और इंफॉर्मेटिव मिलेंगी। आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो कहीं सुनी बातों पे होगी, दैट आई कैन अश्योर यू। Thank you everyone for the nice feedback. Thank you so much. Thank for the very session, very informative session. Thank you so much. Thank you. And okay, it's time to say goodbye, and we'll meet you soon with our next workshop. Thank you so much everyone for coming and giving your time to me. You have a wonderful day, everyone. Bye bye.